हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं आपका केमिस्ट्री टीचर मयंक नागपाल आज आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ यानी हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज की क्लास में जो हमें जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस करनी है वो होगी हमारे पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करेंगे। अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को समझने के लिए सबसे पहले हम लोगों को क्या समझना है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। साइंटिफिक टर्म के हिसाब से फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, और अगर हमें फ्रीजिंग पॉइंट क्लियर हो जाता है तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ईजिली कवर कर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रीजिंग पॉइंट से। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है इन शॉर्ट, पहले मैं आप लोगों को वैसे ही ओरली बता देता हूँ, फिर डेफिनेशन भी लिख दूंगा। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट किसी सब्सटेंस का फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब होता है जब उस सब्सटेंस का वेपर प्रेशर लिक्विड स्टेट में और उसी सब्सटेंस का वेपर प्रेशर सॉलिड स्टेट में बराबर हो जाते हैं। एक ऐसा टेम्परेचर जहां पर किसी सब्सटेंस का वेपर प्रेशर लिक्विड स्टेट में और उसी सब्सटेंस का वेपर प्रेशर सॉलिड स्टेट में बराबर होते हैं, ऐसे टेम्परेचर को क्या बोला जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या कहेंगे, द टेम्परेचर, डेफिनेशन क्या कहेगी, द टेम्परेचर at which the freezing point, the temperature at which the vapor pressure, the temperature at which the vapor pressure of a substance in its liquid state, becomes equal to its solid state, that is known as, that temperature या that particular temperature is known as freezing point of the सब्सटेंस। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस यानी एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर किसी सब्सटेंस का वेपर प्रेशर लिक्विड फेस में बराबर हो जाता है उसी सब्सटेंस के वेपर प्रेशर के, कहाँ पर, सॉलिड स्टेट में। तो वो क्या कहलाता है, फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास कोई सब्सटेंस है, सपोज करते हैं ये सब्सटेंस है और ये प्योर सब्सटेंस है, ठीक है, प्योर सब्सटेंस है, ठीक है। तो प्योर सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे, प्योर सब्सटेंस को हम एक और नाम दे सकते हैं, क्या देख सकते हैं, सॉल्वेंट, यानी ये प्योर सॉल्वेंट है। तो प्योर सॉल्वेंट अगर ये लिक्विड स्टेट में है तो ये कोई प्रेशर डेवलप कर रहा होगा, वेपर प्रेशर लास्ट क्लास में आपको बताया था। और जब इसका वेपर प्रेशर, अगर यही सब्सटेंस सॉलिड में स्टेट में भी हो और सॉलिड स्टेट में जो इसका प्रेशर होगा, जब ये वाला इसका प्रेशर और इसका प्रेशर जिस टेम्परेचर पर बराबर आ जाएंगे, जब इसी सब्सटेंस का लिक्विड फेस का प्रेशर इसी सब्सटेंस के सॉलिड फेस के बराबर आ जाता है, जिस टेम्परेचर पर, जिस पॉइंट पर, उसी को क्या बोला जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट बोला जाता है। ठीक है, ये आपको क्लियर हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसी बात को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दूं तो सपोज करते हैं हमने यहाँ क्या किया, एक्स एक्सिस पर हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टेम्परेचर को, और वाई एक्सिस पर हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वेपर प्रेशर को। ठीक है, एक्स एक्सिस पर टेम्परेचर और वाई एक्सिस पर वेपर प्रेशर। अब हम कह रहे हैं कि कोई सब्सटेंस है जो सॉलिड स्टेट में था, सपोज करते हैं कोई सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में था। सॉलिड स्टेट में हमें पता है कि एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर, जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है। एज वी डिक्रीज द टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑल्सो डिक्रीजेज, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। टेम्परेचर और वेपर प्रेशर क्या होते हैं, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अगर वो सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में था और हम कह रहे हैं उसका वेपर प्रेशर इतना था, ठीक है, इतना था, ये था, तो ये वेपर प्रेशर अगर उसका था तो हम जैसे जैसे टेम्परेचर कम करेंगे उसका वेपर प्रेशर भी कम होगा, और सपोज करते हैं उसका वो यहाँ तक आया, ये सॉलिड स्टेट का था। यही सब्सटेंस जब लिक्विड स्टेट में आएगा, देखो सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड स्टेट में आया तो इसका मतलब क्या है, उसका टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, तो हम कहते हैं उसका टेम्परेचर डिक्रीज हो गया, ये यहाँ पर क्या है, ये लिक्विड स्टेट वाला है। अब ये लिक्विड स्टेट का टेम्परेचर जैसे जैसे कम होता जाएगा इसका वेपर प्रेशर भी कम होता जाएगा, और जैसे जैसे इसका वेपर प्रेशर कम होता जाएगा तो ये एक पॉइंट पर यहाँ आके किसी एक पॉइंट पर ये एक दूसरे को काटेंगे। जहाँ पर ये एक दूसरे को काटेंगे, जिस टेम्परेचर पर ये एक दूसरे को काटेंगे, ये क्या होगा, जिस प्रेशर पर काटेंगे वो होगा इनका फाइनल वेपर प्रेशर, सेम वेपर प्रेशर, और जिस टेम्परेचर पर ये एक दूसरे को
मिलेंगे जिस पॉइंट पर, जिस टेम्परेचर पर, ये क्या होगा इनका होगा फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये होता है फ्रीजिंग पॉइंट। मींस अगर हम टेम्परेचर यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वेपर प्रेशर यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वो सॉलिड स्टेट में था, तो सॉलिड स्टेट में इनिशियली वेपर प्रेशर उसका यहाँ था, हम कह रहे हैं कि टेम्परेचर उसका डिक्रीज़ हुआ, जैसे जैसे उसका टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा वैसे वैसे उसका प्रेशर डिक्रीज़ होगा, वेपर प्रेशर डिक्रीज़ होगा, ठीक है। और जैसे जैसे वो वेपर प्रेशर डिक्रीज़ होगा वो लिक्विड स्टेट में आने लगेगा। और हम कह रहे हैं कि अब वो सब्सटेंस जब लिक्विड था तो वो सपोज करते उसका वेपर प्रेशर यहाँ इतना तो होगा नहीं, इससे कम ही होगा, तो हमने कहा लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर से पहले ही कम था, और टेम्परेचर हम कम करेंगे तो क्या होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर कम करेंगे वैसे वैसे प्रेशर भी कम होगा, और ये भी कम होता होता ये दोनों लाइन जहाँ जिस पॉइंट पर एक दूसरे को काटेंगी, और वो ही टेम्परेचर क्या कहलाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फ्रीजिंग पॉइंट का ये होता है। और इन शॉर्ट हम क्या कहते हैं, एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ पर किसी सब्सटेंस का वेपर प्रेशर, लिक्विड स्टेट वाला वेपर प्रेशर सॉलिड स्टेट वाले वेपर प्रेशर के बराबर हो जाता है, उसे क्या बोला जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट। अब जब ये बात क्लियर हो जाती है तो फ्रीजिंग पॉइंट के बाद बारी आती है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये क्या होता है, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की जब हम बात करेंगे बच्चों, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब देखो नाम से ही पता लग रहा है, नाम से क्या पता लग रहा है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेस हो जाना, कम हो जाना, डाउन हो जाना। अब डाउन कब होगा, इंपॉर्टेंट बात यह है, तो डाउन वो कब होगा, तो मैं कह रहा हूँ कि डाउन वो तब होगा, सपोज करते हैं हमारे पास कोई लिक्विड सब्सटेंस था जो प्योर फॉर्म में था। अगर ये प्योर फॉर्म में था तो ये क्या है, प्योर सॉल्वेंट, ये क्या है, प्योर सॉल्वेंट। और इस समय इसका जो भी फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, जिसको नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। हमने क्या किया, इस प्योर सॉल्वेंट के अंदर एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया, एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया। जैसे ही प्योर सॉल्वेंट के अंदर एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करा तो ये क्या बन गया, अब ये क्या बन गया, ये एक सॉल्यूशन बन गया। अब ये सॉल्यूशन बन गया, और इस सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, TF। उसको हमने क्या कहा, सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट को TF, और सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट क्या था, TF नॉट। तो जब हम क्या करते हैं, जब प्योर सॉल्वेंट के अंदर एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला जाता है तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने पर सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो प्योर सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट से कम आता है। सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो प्योर सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट से कम आता है, और जितना कम आता है उसी को क्या बोला जाता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। यानी वो जितना कम होता है उतना हम कहते हैं कि वो डिप्रेस हो गया, और वही क्या है उसका, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, उसी को क्या बोला जाता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या बनेगी, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन बनेगी when a non-volatile solute is added into a pure solvent, the vapor pressure into a pure solvent, the freezing point of solution becomes less as compared to freezing point of solvent. This difference in freezing point between solution and solvent is known as depression in freezing point, यानी हमने क्या कहा कि जब एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया जाता है एक प्योर सॉल्वेंट के अंदर, तो प्योर सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने पर जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट बिकम्स लेस, कम हो जाता है, किससे, एज कंपेयर टू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट से। सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट से सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। कब, जब एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट में
एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को प्योर सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जाता है। यानी जब एक प्योर सॉल्वेंट था, सपोज करो पानी था, और पानी के अंदर हमने एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ग्लूकोज ऐड कर दिया, तो सपोज करते हैं पानी का फ्रीजिंग पॉइंट हमें पता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। पानी जब प्योर सॉल्व फॉर्म में था तो वो 0 डिग्री सेल्सियस था उसका फ्रीजिंग पॉइंट। हमने क्या किया, उसके अंदर एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया, यानी ग्लूकोज, सपोज करते हैं ग्लूकोज ऐड कर दिया। तो जैसे ही ग्लूकोज ऐड करा, ये क्या बन गया, ये एक सॉल्यूशन बन गया। और सॉल्यूशन जब बन गया तो इसका अब ये जो सॉल्यूशन है ये 0 डिग्री टेम्परेचर पर फ्रीज नहीं होता, ये क्या होता है, ये इससे भी कम टेम्परेचर पर फ्रीज होता है। यानी सपोज करो अगर ये 0 डिग्री पर हो रहा था तो अब ये -4 डिग्री पर फ्रीज होगा। तो कितना डिप्रेस हो गया टेम्परेचर, -4, यानी 4 डिप्रेस हो गया। तो जितना कम टेम्परेचर और कम हो गया है उसी को क्या बोलते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल टीवी से। बड़ा टेम्परेचर कौन सा है, बड़ा टेम्परेचर है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, और छोटा टेम्परेचर कौन है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर फ्रीजिंग पॉइंट में से जब सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस कर देते हैं तो जो फ्रीजिंग पॉइंट आता है, जो डिफरेंस आता है, उसी को क्या बोला जाता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। उसी को क्या बोला जाता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। यानी जब एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करा एक प्योर सॉल्वेंट के अंदर, तो पहले प्योर सॉल्वेंट का टेम्परेचर अगर 0 डिग्री सेल्सियस था तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने पर अब वो 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज नहीं होगा, वो उससे भी कम टेम्परेचर पर फ्रीज होगा। और वो उससे जितना कम टेम्परेचर पर फ्रीज होगा उसी टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फॉर एग्जांपल जैसे डेल टीबी हमें निकालना है, हम कह रहे हैं प्योर सॉल्वेंट कौन था, पानी था, और इसका टेम्परेचर कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 0 डिग्री, और माइनस टीएफ का कितना हो गया, टीएफ क्या है, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो गया, -4, ठीक है। तो -4 से क्या हुआ, डेल टीबी इज इक्वल टू मीन्स कितना डिफरेंस आ गया, 4 डिग्री का डिफरेंस आ गया। मीन्स अगर एक प्योर सॉल्वेंट के अंदर हमने एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला तो उसका टेम्परेचर 4 डिग्री और कम हो गया। तो जितना भी डिग्री कोई किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर कम हो जाता है, उस सॉल्यूशन का टेम्परेचर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में जितना कम हो जाता है उसी को क्या बोला जाता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर हो जाती है बात। तो मैं आपको दोनों बात बता देता हूँ। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर उसी सब्सटेंस के सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर होता है, उसको फ्रीजिंग पॉइंट बोला जाता है। और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब होता है कि जब एक प्योर सॉल्वेंट के अंदर एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया जाता है तो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जो होता है, यानी सॉल्यूशन, एक प्योर सॉल्वेंट के अंदर जब एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो सॉल्यूशन बन जाएगा। सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है वो प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम हो जाता है, और जितना कम होता है उसी को क्या बोला जाता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डेल टीबी इज इक्वल टू TF0 माइनस TF। यहाँ TF0 क्या है, ये है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी ये क्या है, डेल टीबी क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डेल टीबी, सॉरी टीबी बोल रहा हूँ मैं, TF, डेल TF क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और TF0 क्या है, ये है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और ये क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। देखिए डेल टीबी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में क्या था, इसका रिवर्स मैं आपको यहीं लिख के दिखा देता हूँ। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में क्या था, डेल टीबी इज इक्वल टू था TB माइनस TB0। मीन्स सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में से सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट घटा रहे थे। यहाँ कन्फ्यूजन होता है, इसलिए मैं आपको दोनों का कंपेयर करा रहा हूँ। यहाँ क्या होता है, यहाँ सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट से सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट घटा रहे हैं, यानी यहाँ पर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होता है और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है। बॉइलिंग पॉइंट के केस में सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है और सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। ये आपको बात क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों टर्म हो गए। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो क्या होगा, ये तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसका था, ये वाला ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था किसका, फ्रीजिंग पॉइंट के लिए। आप फ्रीजिंग पॉइंट के लिए अगर मैं कहूँ कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए कहें तो वेपर प्रेशर यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं और टेम्परेचर यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि पहले वाला ग्राफ क्या था कि ये सॉलिड का था, सॉलिड सब्सटेंस का था, और ये किसका था, ये किसी लिक्विड, उसी सब्सटेंस के लिक्विड का वेपर प्रेशर था, और जहाँ ये एक दूसरे को काट रहे थे वो क्या था, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। ये तो पहले हमने बनाया था। अब हम कह रहे हैं कि जब सॉल्यूशन बन गया, एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया, तो क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा। फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर कम हुआ है। तो पहले तो टेम्परेचर यहाँ था, अब हम कह रहे हैं ये किसका था, ये तो था सॉल्वेंट का। ये किसके लिए ग्राफ था, सॉल्वेंट के लिए, ठीक है। दोनों ग्राफ किसके लिए थे, सॉल्वेंट के लिए। अब सॉल्यूशन के लिए अगर हम कहें तो सॉल्यूशन के लिए ग्राफ कुछ यहाँ से होगा, और सॉल्यूशन के लिए अगर ग्राफ यहाँ से होगा तो हम देख रहे हैं कि सपोज करते हैं सॉल्यूशन के लिए ग्राफ यहाँ से है
तो इस लाइन को सॉल्यूशन जहाँ भी काटेगा, सॉल्यूशन वाला ग्राफ, ये सॉल्यूशन का ग्राफ है, जैसे जैसे टेम्परेचर कम हो रहा है वैसे वैसे इसका भी प्रेशर कम हो रहा है, और होते 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 इस लाइन को ये जहाँ भी काटेंगे, जिस पॉइंट पर भी काटेंगे, ये वाला पॉइंट जो होगा, ये पॉइंट क्या होगा, TF, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। और इस डिफरेंस को जो बोलेंगे, ये टेम्परेचर को जो डिफरेंस आया ये है डेल TF, दिस इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये होता है हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। मैं दोबारा बता देता हूँ, ये सॉल्वेंट के लिए है और ये किसके लिए है, सॉल्यूशन के लिए है, ठीक है। ये सॉलिड स्टेट में एक ग्राफ था, जब लिक्विड स्टेट में हमने देखा तो सॉलिड और लिक्विड जिस पॉइंट पर जहाँ काट रहे थे वो उसका फ्रीजिंग पॉइंट था, और इस फ्रीजिंग पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। फिर जब सॉल्यूशन के लिए हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया तो हमें पता है सॉल्यूशन के लिए टेम्परेचर कम आया था, तो ये वाला टेम्परेचर तो लेंगे नहीं हमने उससे नीचे टेम्परेचर कंसीडर करा, और जैसे जैसे हम टेम्परेचर और घट रहा था वैसे वैसे वेपर प्रेशर भी घट रहा था, और घटते घटते इस सॉल्यूशन की लाइन ने सॉल्वेंट की लाइन को जहाँ काटा वही टेम्परेचर क्या होगा, वो टेम्परेचर होगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। और ये जो डिफरेंस है ये क्या है, डिफरेंस इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी इसी को क्या बोलते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं, जिसको डेल TF से रिप्रेजेंट करते हैं। तो होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, आप देख लीजिए इसको, ठीक है। होप आपने इसको देख लिया होगा, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। अब अगर हम आगे बात करें तो जब ये बात हमारे पास क्लियर हो जाती है तो इन शॉर्ट हमें एक बात माइंड में जरूर आती है कि एक्चुअल में डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कब आया। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आने का रीज़न क्या था, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन होने का रीज़न था सॉल्यूट का ऐड होना, एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का ऐड होना। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि जो डेल TB आया है ये किसकी वजह से आया है, सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन की वजह से। अगर सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन हम ना बढ़ाते तो चेंज आता ही ना, डेल TF, सॉरी बार बार TB लिख रहा हूँ, डेल TF जो आया है वो किसकी वजह से आया है, सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन, यानी सॉल्यूट को, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करने पर डिप्रेशन आया है। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट के। अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन को हम किस टर्म में लें, तो हम एक कॉन्सेंट्रेशन को ऐसे टर्म में लेते हैं जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो, और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म कॉन्सेंट्रेशन का क्या होता है, मोलैलिटी। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो गया m। अब हमें पता है प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए कांस्टेंट लाते हैं, तो डेल TF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, KF इंटू m। अब ये जो TF क्या है यहाँ पे, तो आपको पता है ये क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डेल TF क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। KF क्या है, KF है आपका मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। या फिर हम क्या कहते हैं इसको, क्या एक और नाम देते हैं, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। वहाँ KB को बोला जा रहा था, देखो मैं कंपेयर भी कर रहा हूँ साथ साथ, KB को बोला जा रहा था इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। फॉर किसके लिए होता है, सॉल्वेंट के लिए, फॉर सॉल्वेंट। ये क्या है, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर सॉल्वेंट, या फिर इसको नाम देते हैं क्रायोस्कोपिक, और उसको बोल रहे थे इबुलियोस्कोपिक। कई बार एक नंबर में डायरेक्ट यही पूछा जाता है, ठीक है। अब हम लोगों को पता है कि मोलैलिटी जो होती है, मोलैलिटी जनरली क्या होती है, मोल्स ओवर वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg, और मोल्स इज इक्वल टू क्या होते हैं, तो मोल्स इज इक्वल टू होता है आपके पास मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। तो ये डाटा अगर मैं यहाँ पुट करूँ तो मोलैलिटी इज इक्वल टू हो जाती है मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलर मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट को अगर मैं W, कैपिटल W ऐसे कह रहा हूँ, और किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो क्या होगा, ये डाटा यहाँ जाएगा और ये यहाँ, तो मोलैलिटी हमारे पास क्या हो जाएगी, WB मोल्स मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो मोलैलिटी के लिए ये कंडीशन आ गई। और अगर मोलैलिटी इज इक्वल टू ये होता है तो ये डाटा हम कहाँ पुट कर सकते हैं, यहाँ पर। तो जब ये डाटा यहाँ पुट करेंगे तो डेल TF क्या बन जाएगा, डेल TF इज इक्वल टू हो जाएगा KF इंटू WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA, ठीक है। दिस इज द फाइनल फार्मूला फॉर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जहाँ पर WB मास ऑफ सॉल्यूट है, MB मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है, WA वेट ऑफ सॉल्वेंट है, और KF क्या है, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट या फिर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है, और डेल TF इज इक्वल टू क्या होता है, ये सारा डाटा होता है। क्लियर। अब बारी आती है यूनिट की, यूनिट ऑफ KF की यूनिट क्या होगी, तो हमारे पास फॉर्मूला है डेल TB इज इक्वल टू KF इंटू M।
के एफ को सेपरेट करता हूँ तो डेल टी बी अपॉन एम हो जाएगा। डेल टी बी यानी सॉरी टी बी, बार बार मैं टी बी लिख रहा हूँ, बार बार सॉरी, टी एफ, ठीक है। अब अगर ये टी एफ है तो टी एफ यानी है तो टेम्परेचर ही, तो टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है, केल्विन, और मोलैलिटी को हम मोलल भी बोलते हैं, तो यूनिट क्या बन गई, केल्विन मोलल इनवर्स। या फिर हम क्या कह सकते हैं, डेल टी बी को तो हमने कह दिया केल्विन, और मोलैरिटी क्या होती है, मोल्स ओवर वेट ऑफ सॉल्वेंट यानी मोल पर केजी, तो मोलैलिटी की जगह मैं मोल पर केजी भी लिख सकता हूँ, मोल पर केजी, ठीक है। के एफ की यूनिट जो बनेगी, और ये केजी जब ये आपस में कोरिलेट करेंगे तो क्या होगा, के एफ इज इक्वल टू केल्विन केजी मोल इनवर्स, तो ये यूनिट के एफ के लिए भी आ गई। क्लियर हो जाती है सारी बातें। देख लीजिए आप इसको एक बार, होप आपने इसको देख लिया होगा, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, होप आपने ले लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जब हमारे पास ये सारी सिचुएशंस आ गई हैं, तो लास्ट क्लास में मैंने जैसे डेल टीबी की क्लास में आप लोगों को बताया था कि थर्मोडायनेमिकली, वैसे तो आपको नीड नहीं पड़ती है लेकिन कॉम्पिटिटिव लेवल पर कई बार नीड पड़ जाती है, तो थर्मोडायनेमिकली हम क्या करते हैं, जैसे हम के बी की वैल्यू निकाल सकते हैं, उसी तरीके से हम के एफ की वैल्यू के लिए भी हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो क्या होता है, आर टी स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू एल एफ, ठीक है। यहाँ आर क्या होता है, तो आर तो आपको पता है गैस कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है। टी क्या होता है, टी एफ, ये क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। एल एफ क्या होता है, तो एल एफ होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। वहां पर कौन सी हीट यूज होती है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। कहां पर, टी एफ के केस में, यानी के बी के केस में, के बी के केस में लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन यूज होती है, और के एफ के केस में लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यूज होती है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। फिर मैं आपको बताता हूँ कि हमेशा आपको ध्यान रखना है, के एफ एक ही सब्सटेंस के लिए के एफ और H2O की वैल्यू से मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ H2O के लिए के एफ, वाटर के लिए के एफ मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1.08, वहीं वाटर के लिए ही के बी मोलल एलिवेशन कांस्टेंट की वैल्यू होती है 0.52। तो हमेशा किसी भी सॉल्वेंट के लिए हमेशा के एफ ज़्यादा होता है किससे, के बी से। ये आपको कब नीड पड़ेगी, तो एक कॉम्पिटिटिव लेवल पर नीड पड़ती है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कंपेयरिंग के, तो वहाँ आप बता सकते हो कि हमेशा एक ही सब्सटेंस के लिए के एफ हमेशा ज़्यादा होगा के बी से। अब के एफ हमेशा ज़्यादा होगा के बी से कब, देखो एक फॉर्मूला ये है, और एक फॉर्मूला के बी के लिए हम लोगों ने लिखा था, के बी के लिए लिखा था आर टी बी का स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू एल वी, ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। हमें पता है ये के एफ कब ज़्यादा आएगा, तो आप समझिए के एफ तब ज़्यादा आएगा जब एल वी का अमाउंट लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ज़्यादा होगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन से। अब आप खुद समझिए, अगर ये ज़्यादा होगा तो ये वैल्यू कम आएगी, और ये वैल्यू कम आएगी तो कंपेयर करेंगे तो ये वाली वैल्यू अपने आप ही ज़्यादा हो जाएगी। तो इसलिए एल वी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हमेशा ज़्यादा होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन से, और हमेशा इसी वजह से के एफ एक ही सब्सटेंस के लिए के एफ हमेशा ज़्यादा आता है किससे, के बी से। तो ये आपके कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए था। क्लियर हो जाती है बात। तो इस तरीके से डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हमारा पूरा कवर हो जाता है। क्लियर है। अब हम आगे बात करते हैं अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की, और वो होगा हमारे पास, पहले आप इसको देख लीजिए फिर हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की, ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर की। देख लीजिए आप इसको एक बार। होप आपने इसको देख लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम नेक्स्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की जब बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास आएगी, वो होगी ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ऑस्मोटिक प्रेशर को क्लियर करने के लिए हमें सबसे पहले 2 से 3 टर्म पढ़ने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे, और फिर हम आगे ऑस्मोटिक प्रेशर को समझेंगे। तो पहले हम समझेंगे ऑस्मोसिस को। ऑस्मोसिस क्या होता है, जब हमें ऑस्मोसिस क्लियर होगा तभी हम ऑस्मोटिक प्रेशर पर पहुंच पाएंगे। और उसके बाद हमें देखना है एसपीएम को। एसपीएम मीन्स सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जब इन दोनों टर्म्स को हम लोग हमारे को ये क्लियर हो जाएंगे तो हम ईजीली हम ऑस्मोटिक प्रेशर को डिस्कस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑस्मोसिस को। तो सबसे पहले ऑस्मोसिस क्या होता है इस बात को समझिए, या मैं पहले आपको एसपीएम समझाता हूँ क्या होता है। देखो एसपीएम का मतलब होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी मीन्स हाफ, परमिएबल मीन्स परमिट करने वाली, और मेम्ब्रेन, ठीक है, एक ऐसी मेम्ब्रेन जो
किसी हाफ सब्सटेंस को तो परमिट करेगी, अलाउ करेगी अपने अंदर से जाने से, और हाफ सब्सटेंस को अलाउ नहीं करेगी, तो उसे क्या बोलते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जैसे आप किशमिश देखते हो, रेजिन जिसे बोलते हैं, किशमिश का क्या होता है, जो ऊपर वाला एनवलप होता है वो एक एसपीएम है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। कैसा एसपीएम है वो, नेचुरल है, नेचुरल एसपीएम है वो, नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। कैसे, अगर आप उसको पूरी रात पानी में डुबो तो क्या होगा, वो केवल, और पानी में कुछ मिट्टी भी है, तो मिट्टी रेजिन के अंदर नहीं जाएगी, लेकिन पानी रेजिन के अंदर जाएगा और पानी से रेजिन फूल जाएगी। ओवरनाइट अगर आप रखते हो तो रेजिन क्या होगी, स्वेल हो जाएगी। रीज़न, तो वो जो उसकी ऊपर वाली एनवलप है उसने क्या किया, आधे पार्टिकल्स को तो अलाउ किया, परमिट किया अंदर जाने के लिए, और आधे पार्टिकल्स को नहीं किया। किन पार्टिकल्स को किया, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को, पानी के पार्टिकल्स को तो अलाउ कर दिया, लेकिन सॉल्यूट जो मिट्टी के पार्टिकल्स है उनको अलाउ नहीं किया। मींस मिट्टी तो उस रेजिन के अंदर नहीं जाएगी, लेकिन पानी उसके अंदर जरूर जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब एक ऐसी मेम्ब्रेन, सेमी मीन्स हाफ, परमिएबल मीन्स परमिट करने वाली, मेम्ब्रेन मीन्स एक झिल्ली है, मेम्ब्रेन मीन्स एक ऐसी मेम्ब्रेन जो हाफ मटेरियल को परमिट करती है पास कराने के लिए और हाफ को नहीं करती है। अब वो हाफ मटेरियल क्या है, तो हम तो जब सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो सॉल्यूशन के केस में हमें पता है, सॉल्यूशन के केस में दो ही चीज़ें होती हैं, एक होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। तो ये जो एसपीएम है हमेशा, अब आपको पता होना चाहिए, मैं आपको बता दूं कि सॉल्यूट के पार्टिकल्स का साइज हमेशा क्या होता है, बिगर साइज। बिगर साइज किससे, बिगर साइज एज कंपेयर टू सॉल्वेंट, एज कंपेयर टू सॉल्वेंट। यानी हम कह सकते हैं किसका, सॉल्यूट पार्टिकल्स का, सॉल्यूट पार्टिकल्स का जो साइज होता है वो क्या होता है, बिगर होता है, किससे, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स। तो इसका मतलब ये तो होते हैं बिगर साइज के, यानी बड़े होते हैं, और सॉल्वेंट के क्या होते हैं, स्मॉल, किससे, सॉल्वेंट से। तो हमेशा किसी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट के पार्टिकल का साइज बड़ा होता है और सॉल्वेंट के पार्टिकल का साइज छोटा होता है। इसका एक एग्जाम्पल, जैसे पानी में आप चीनी घोलते हैं, पानी का अमाउंट ज़्यादा है, लेकिन पानी, वाटर का मॉलिक्यूल क्या है, बहुत छोटा। और शुगर आप बोलते हो, शुगर का पार्टिकल देखो आप कितना बड़ा है। और वैसे भी आप देख लो, शुगर का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, H2O। तो ये बहुत छोटा है, इसका वेट, मास छोटा है, तो इसका साइज़ भी छोटा होगा, इसका मास बड़ा है तो उसका साइज़ भी बड़ा होगा। तो इन शॉर्ट हम ये भी कह सकते हैं कि सॉल्वेंट के पार्टिकल, बस आप ये समझिए कि सॉल्वेंट के पार्टिकल का साइज़ सॉल्यूट के पार्टिकल के साइज़ के कंपैरिजन में हमेशा छोटा होता है। और ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, ये सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को पास कराती है अपने अंदर से, और सॉल्यूट के पार्टिकल्स को परमिशन नहीं देती है, सॉल्यूट के पार्टिकल्स को पास नहीं कराती है। तो क्लियर हो जाता है। से हमारी स्किन भी एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, रेजिन हमारी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। वहीं अगर हम, ये तो नेचुरल एसपीएम की बात कर रहे हैं हम, अगर हम कहें आर्टिफिशियल, एक नंबर का क्वेश्चन आपका कई बार ऐसे आ जाता है कि राइट द वन नेम ऑफ आर्टिफिशियल एसपीएम। आर्टिफिशियल एसपीएम किसकी बनी होती है, तो आपको नॉलेज के लिए बता देता हूँ, आर्टिफिशियल एसपीएम किसकी बनी होती है, वो आपकी बनी होती है कॉपर, लिख लीजिए आप कहीं पर, कॉपर फेरोसाइनाइड, कॉपर फेरोसाइनाइड की बनी होती है आर्टिफिशियल एसपीएम। आर्टिफिशियल मीन्स लैब में जो हम खुद लेबोरेटरी में प्रिपेयर होती है, वो कौन सी होती है, कॉपर फेरोसाइनाइड। और नेचुरल तो आपको बता दिया, स्किन भी नेचुरल मेम्ब्रेन होती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। हमारी रेजिन के ऊपर जो एनवलप होता है, हमारी सेल के ऊपर जो एनवलप होता है, वो भी क्या होता है, एसपीएम की तरह ट्रीट करता है। तो एसपीएम आपको समझ में आ गया। एसपीएम मीन्स एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को अलाउ करती है किसी सॉल्यूशन में, और सॉल्यूट के पार्टिकल को अलाउ नहीं करती है, उसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। अब बारी आती है ओस्मोसिस को समझने की। ओस्मोसिस के लिए मैं आपको एक डायग्राम से समझाता हूँ कि ओस्मोसिस क्या होता है, फिर डेफिनेशन से समझाऊंगा। सपोज करते हैं हमने एक कंटेनर लिया और इस कंटेनर में बीच में क्या लगा दी, एसपीएम। ये क्या है हमारे पास, एसपीएम। एसपीएम मीन्स सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। एसपीएम लगा दिया। अब ये एसपीएम लगाने के बाद इस साइड हमने प्योर वाटर भर लिया। प्योर वाटर मीन्स प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट। और इस साइड हमने पानी में को इधर कोई सॉल्यूशन भर लिया। सपोज करते हैं इधर तो प्योर पानी भर लिया और इधर रख लिया सी वाटर, समुद्र का पानी, जिसमें क्या होता है, ऑलरेडी NaCl डिजॉल्व होता है, और NaCl पानी में डिजॉल्व होगा तो वो क्या होगा, एक सॉल्यूशन। तो इन शॉर्ट हमने इधर क्या भर लिया, उतना ही सॉल्यूशन फिल कर लिया। इस साइड क्या है, सॉल्यूशन, इस साइड क्या है, सॉल्यूशन, और इस साइड क्या है, प्योर सॉल्वेंट, केवल पानी। अब होगा क्या, आप खुद बताइए, सॉल्वेंट का अमाउंट कहाँ ज़्यादा है, इधर या इधर? सीधी सी बात है इधर, क्योंकि यहाँ तो सारा का सारा क्या है, सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट का अमाउंट इधर ज़्यादा है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, इधर क्या है, हायर कॉन्सेंट्रेशन है किसकी, सॉल्वेंट की,
यहाँ सॉल्वेंट का अमाउंट कम है क्योंकि दोनों का अमाउंट बराबर है। अब इतने ही अमाउंट में सॉल्यूट भी है, तो यहाँ सॉल्वेंट तो कम होगा ना, तो यहाँ क्या है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन है किसकी, लोअर कॉन्सेंट्रेशन किसकी है, सॉल्वेंट की। यहाँ सॉल्वेंट की सॉल्यूशन साइड में सॉल्वेंट की लोअर कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, यानी सॉल्वेंट का अमाउंट कम होगा, और इस साइड में किसका अमाउंट, सॉल्वेंट का अमाउंट ज़्यादा होगा। क्लियर होती है बात। चलिए अब बात करते हैं ओस्मोसिस कि ओस्मोसिस क्या होता है। तो ओस्मोसिस क्या होता है उसके लिए बात करते हैं कि ओस्मोसिस को डेफिनेशन से समझते हैं। ओस्मोसिस क्या होता है वो देखते हैं। द फ्लो उसकी डेफिनेशन कहती है, द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स, द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स, the flow of solvent particles from higher concentration to lower concentration through SPM, through semi permeable membrane, through semi permeable membrane is membrane. This process is known as osmosis. This process is known as osmosis. क्या कहती है हमारी डेफिनेशन, हमने कहा द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स, सॉल्वेंट पार्टिकल्स का फ्लो करना कहां से, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर, किसके थ्रू, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, उसी को क्या बोला जाता है, ओस्मोसिस। मींस हमने अभी देखा कि यहाँ प्योर वाटर था तो पानी की, सॉल्वेंट के पार्टिकल की कॉन्सेंट्रेशन हाई यहाँ थी और यहाँ पर सॉल्वेंट के पार्टिकल की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ के कंपैरिजन में कम थी। तो क्या हुआ कि अगर हम ये सेटअप जोड़ते हैं कि एक तरफ प्योर सॉल्वेंट लिया है और एक तरफ सॉल्यूशन लिया है और बीच में एसपीएम लगाया है, तो हम देखेंगे कि सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट यानी हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स किधर की ओर मूव करने लगेंगे, लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूव करने लगेंगे। ये पार्टिकल्स किधर की ओर मूव करने लगेंगे, इधर की ओर मूव करने लगेंगे। और जब ये पार्टिकल्स इधर की ओर मूव करने लगेंगे तो होगा क्या कि जब ये पार्टिकल इधर की ओर मूव करेंगे तो सॉल्यूशन का अमाउंट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा और इधर का सॉल्वेंट का अमाउंट डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे जैसे ये घटेगा वैसे वैसे इधर का अमाउंट बढ़ेगा और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, ओस्मोसिस। तो क्लियर हो जाती है ओस्मोसिस क्या होता है। सिंपल है कि द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स, सॉल्वेंट पार्टिकल्स का फ्लो करना, द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू अ एसपीएम, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूव करना सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का एसपीएम के थ्रू, वो क्या कहलाता है, वो प्रोसेस कहलाती है ओस्मोसिस। क्लियर हो जाती है बात। तो इसे बोलते हैं ओस्मोसिस। अब जब आपको ओस्मोसिस क्लियर हो गया है तो यहाँ पर मैं आगे बताता हूँ आपको कि ओस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। ओस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। अब बच्चों एक बात खुद समझो, क्या हम चाहेंगे कि ये जो साफ पानी है, ये तो प्योर पानी है, और ये इस पानी में, समुद्र के पानी में जाके गंदा हो, नहीं हो ना, हम नहीं चाह रहे, लेकिन ये हम चाह नहीं रहे, लेकिन क्या है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरली होगा। अगर हम एसपीएम लगा देंगे और इस साइड प्योर सॉल्वेंट भर देंगे और इस साइड सॉल्यूशन भर देंगे तो प्योर सॉल्वेंट के पार्टिकल सॉल्यूशन की ओर मूव करेंगे ही करेंगे। ठीक है, ये नेचुरल प्रोसेस है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हम चाहते नहीं हैं कि प्योर सॉल्वेंट जाके उधर जाके गंदा हो। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि ये प्रोसेस रुक जाए। अगर मैंने ऐसा सेटअप कर भी दिया है तो मैं ये चाहता हूँ कि ये सॉल्वेंट के पार्टिकल सॉल्यूशन की साइड मूव ना करें। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से एक एक्सटर्नल प्रेशर लगाना स्टार्ट करूँगा। यहाँ से पिस्टन की फॉर्म में एक, अगर मैं यहाँ से प्रेशर लगाना स्टार्ट करूँ तो क्या होता है कि मैं यहाँ से प्रेशर लगाना स्टार्ट करूँ तो जितना, जैसे ही मैं प्रेशर लगाऊंगा, प्रेशर लगाते लगाते प्रेशर की एक स्टेट ऐसी आएगी जिस स्टेट पर क्या होगा कि सॉल्वेंट के पार्टिकल्स सॉल्वेंट साइड से सॉल्यूशन साइड में यानी हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूव करना रुक जाएंगे। तो जितने प्रेशर पर, जिस प्रेशर पर सॉल्वेंट के पार्टिकल्स सॉल्यूशन साइड, सॉल्वेंट के पार्टिकल सॉल्यूशन की साइड जाना, एसपीएम के थ्रू सॉल्यूशन की साइड जाना रुक जाते हैं जिस प्रेशर पर, उसी को क्या बोला जाता है, ओस्मोटिक प्रेशर। यानी हमने एक ऐसा प्रेशर अप्लाई किया जिस पर सॉल्वेंट के पार्टिकल्स एसपीएम के थ्रू सॉल्यूशन की साइड जाना रुक जाएं, तो वो प्रेशर क्या कहलाता है, ओस्मोटिक प्रेशर। तो हम क्या कहेंगे, द प्रेशर एट विच solvent
सॉल्वेंट पार्टिकल्स stop flowing from higher concentration to lower concentration, that pressure is known as osmotic pressure. That pressure is known as osmotic pressure. मीन्स एक ऐसा प्रेशर जिस पर एक ऐसा सॉल्यूशन साइड में लगाया गया एक ऐसा प्रेशर, एक सॉल्यूशन की साइड से लगाया गया एक ऐसा प्रेशर जिस पर सॉल्वेंट के पार्टिकल सॉल्यूशन की ओर जाना रुक जाएं, जिस प्रेशर पर सॉल्वेंट के पार्टिकल सॉल्यूशन की ओर मूव करना रुक जाते हैं, उसी प्रेशर को क्या बोला जाता है यहाँ पर? ओस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, द प्रेशर अप्लाइड फ्रॉम, ऐसे लिख सकते हैं हम, द प्रेशर अप्लाइड फ्रॉम कहाँ से? फ्रॉम सॉल्यूशन साइड एट विच सॉल्वेंट पार्टिकल्स स्टॉप फ्लोइंग। ठीक है, फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, यानी एक ऐसा प्रेशर सॉल्यूशन साइड में लगाया गया एक ऐसा प्रेशर जिस पर सॉल्वेंट के पार्टिकल सॉल्यूशन की साइड जाना रुक जाते हैं, उसी प्रेशर को बोला जाता है क्या? ओस्मोटिक प्रेशर। क्लियर हो जाता है बात? अब क्या होगा? ओस्मोटिक प्रेशर के बाद एक और टर्म यहाँ पर डेवलप हो जाता है जिसको हम लिखेंगे रिवर्स ओस्मोसिस। अब ये रिवर्स ओस्मोसिस क्या होता है? तो आपको पता है कि ओस्मोसिस की रिवर्स प्रोसेस। ओस्मोसिस क्या था कि प्योर सॉल्वेंट के पार्टिकल्स, हायर कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्वेंट के पार्टिकल्स किधर जा रहे थे? लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर जा रहे थे। हम कहें कि सॉल्वेंट के पार्टिकल सॉल्यूशन की ओर जा रहे थे, तो इसे क्या बोल रहे थे? ओस्मोसिस, एसपीएम के थ्रू। रिवर्स का मतलब क्या है? जब यही काम उल्टा होने लगे, क्या कि जो सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं, वो पार्टिकल्स इधर मूव करने लगे। अगर वो पार्टिकल्स इधर मूव करने लगे, लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूव करने लगे, तो वो क्या कहलाएगा? रिवर्स ओस्मोसिस। अब ये कब होता है? देखो, जब हमने एक प्रेशर यहाँ अप्लाइड किया और इतना प्रेशर अप्लाइड किया कि ये पार्टिकल्स इधर से इधर जाना रुक गए, इधर से हायर से लोअर की ओर जाना रुक गए, तो वो प्रेशर क्या था? ओस्मोटिक प्रेशर। लेकिन मैं उससे भी ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर दूं, तो क्या होगा? तो प्रोसेस उल्टी हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। कैसे? जब मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर दूंगा तो सिचुएशन ये क्रिएट हो जाएगी कि अब जो सॉल्यूशन साइड में, जो इधर इस साइड सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं, वो एसपीएम से इधर की ओर मूव करना स्टार्ट कर देंगे, और जब सॉल्यूशन साइड के सॉल्वेंट पार्टिकल्स सॉल्यूट साइड के सॉल्वेंट पार्टिकल्स की ओर जाना स्टार्ट कर देंगे, या मैं कहूं कि लोअर कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्वेंट पार्टिकल्स हायर कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्यूट पार्टिकल्स की ओर जाना शुरू कर देंगे, या यह कहूं कि सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स हैं वो प्योर सॉल्वेंट की ओर जाना स्टार्ट कर देंगे, तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा? रिवर्स ओस्मोसिस। तो हम क्या कहते हैं? द प्रोसेस in which solvent particles starts moving from lower concentration to higher concentration, that is known as रिवर्स ओस्मोसिस। उस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा? रिवर्स ओस्मोसिस बोला जाएगा। तो क्लियर हो जाता है ये तीनों पार्ट आपको। मैं एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओस्मोसिस क्या था कि प्योर सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का सॉल्यूशन के पार्टिकल्स की ओर मूव करना एसपीएम के थ्रू, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूव करना क्या कहलाता है? ओस्मोसिस। रिवर्स ओस्मोसिस या ओस्मोटिक प्रेशर क्या था? एक ऐसा प्रेशर जिस पर सॉल्वेंट के पार्टिकल्स, प्योर सॉल्वेंट के पार्टिकल्स, हायर कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्वेंट के पार्टिकल्स सॉल्यूशन साइड में जाना रुक जाए, तो वो क्या कहलाता है? प्रेशर ओस्मोटिक प्रेशर। रिवर्स ओस्मोसिस क्या कहलाता है? एक ऐसी प्रोसेस जिसमें सॉल्यूशन साइड के जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं वो प्योर सॉल्वेंट
की ओर आना शुरू कर दें एसपीएम के थ्रू, तो वो क्या कहलाता है, रिवर्स ऑस्मोसिस कहलाता है। क्लियर हो जाती हैं बातें, देख लीजिए आप इसको। अब जब ये तीनों बातें क्लियर हो जाती हैं तो अब हम ऑस्मोटिक प्रेशर पर वापस आते हैं। मैं इसको ज़रा यहाँ से रब कर रहा हूँ। अब मैंने इसको जब यहाँ से रब कर दिया तो अब बारी आती है कि ऑस्मोटिक प्रेशर को कैसे एक्सप्लेन किया जाता है। तो बच्चों प्रेशर, वहाँ पर हम क्या बात कर रहे थे, गैसियस लॉ, हमने गैस चैप्टर पढ़ा था, स्टेट ऑफ मैटर, तो वहाँ पर हम गैस की बात करते हैं, आइडियल गैसेस इक्वेशन, वो क्या थी, PV = nRT, तो थी तो वो भी गैस के लिए ही, ठीक है, कंसेप्ट तो वो भी गैस के लिए ही था। अब क्या है, हम डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए बात करें तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए कंसेप्ट तो अब भी गैस के लिए है, तो क्या होगा, यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर को, वहाँ पर प्रेशर को क्या बोला जाता है, P, और यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर को बोला जाता है पाई, ठीक है। और जब P नॉर्मल प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर हो जाता है तो इसी सिचुएशन को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। नॉर्मल प्रेशर किसका, सॉल्वेंट का प्रेशर, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर किसका, सॉल्यूशन का प्रेशर के बराबर हो जाता है, तो इसी को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इन शॉर्ट यहाँ पर जो P है, वहाँ जो हम P यूज़ करते थे, यहाँ पाई यूज़ करेंगे। P की जगह हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे, पाई। तो हमारे पास कंडीशन आ जाती है कि पाई जो होता है, पाई = हो जाता है पाई V = nRT। या फिर मैं ऐसे कहूँ कि ये जो प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, जिसको हम पाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन के। किसकी कॉन्सेंट्रेशन के, सॉल्वेंट के अमाउंट की कॉन्सेंट्रेशन के, और सॉल्यूट के और सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन के। अभी जो कॉन्सेंट्रेशन होती है, अब इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए हम कांस्टेंट लाएंगे और यहाँ कांस्टेंट होगा R, क्योंकि ये सारा काम एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर चल रहा था, तो कांस्टेंट टेम्परेचर TV होगा। तो हमारे पास क्या हो गया, पाई = CRT, और C एक्चुअल में क्या है, तो कॉन्सेंट्रेशन, और कॉन्सेंट्रेशन को हम क्या कहते हैं, मोल्स ओवर वॉल्यूम। तो मैं C की जगह ऐसे भी लिख सकता हूँ कि पाई = n/V/RT, क्योंकि C = क्या होता है, मोल्स ओवर वॉल्यूम, तो पाई = n/V/RT, या फिर पाई = CRT। C क्या है यहाँ पे, कॉन्सेंट्रेशन यानी मोलैरिटी, R क्या है यहाँ पे, गैस कांस्टेंट, ठीक है, यहाँ पर तो सॉल्यूशन के लिए कांस्टेंट होगा, T क्या है यहाँ पे, टेम्परेचर, और P क्या है यहाँ पे, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। या फिर हम इस टर्म में एक्सप्लेन करते तो क्या कहते हैं, हमने पाई को किससे कंपैरिजन किया है, और P को किससे कंपैरिजन किया है, पाई से, तो हम ऐसे लिख सकते हैं पाई V = nRT, और पाई n, इस V को यहाँ ले आते तो nV/RT, और nV क्या होता है, मोल्स ओवर वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन, तो पाई CRT। तो चाहे आप ऐसे एक्सप्लेन कीजिए, चाहे ऐसे एक्सप्लेन कीजिए, ये आता है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए फॉर्मूला। क्लियर हो जाती है बात, देख लीजिए आप इसको। अब क्या बारी आती है, जब हम इस सारे कंसेप्ट को कर लेते हैं तो हमारे पास बारी आती है कि आपको मैं इन शॉर्ट अब चारों ऑस्मोटिक प्रेशर के फॉर्मूलों को कंपेयर कराता हूँ। हमने पहला फॉर्मूला रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर RLVP पढ़ा था। RLVP क्या था, चेंज इन वेपर प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर, वो किसके बराबर होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होता है। एक फार्मूला हमने ये पढ़ा था RLVP के लिए, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के लिए। दूसरे की बात करूं तो हमने पढ़ा था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में हमने पढ़ा था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में डेल TB = होता है TB - TB0, यानी ये TB क्या था, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट था, और ये क्या था, सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट था, प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट था, और ये सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट था, और ये क्या था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। वहीं पर हमने देखा था डेल TB = K × M, KB × M, ठीक है। और इसी फॉर्मूले से हमने देखा था डेल TB = KB × WB × 1000/MB × WA, ये फॉर्मूला भी लाए थे हम। तो ये सारे डाटा किसके लिए था, ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए था, ठीक है। आज हमने जो डिस्कस किया है वो क्या है, तो वो है आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। तो उसके लिए हमने क्या किया था, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में आज हमने सीखा कि डेल TF को बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और यहाँ पर फॉर्मूला होता है TF0 - TF, यानी ये क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और ये होता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। एक बात बार बार बोल रहा हूँ मैं कि यहाँ पर सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है और सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, और हमें पता है डिफरेंस निकालने के लिए ज़्यादा वाले में से कम वाला घटाया जाता है।
यहाँ पर क्या होता है, यहाँ प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है। तो आप यहाँ बहुत डिफरेंस, यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर पहले सॉल्यूशन का अमाउंट रखना है, फिर सॉल्वेंट का आएगा। यहाँ पर पहले सॉल्वेंट का आएगा, फिर सॉल्यूशन आएगा। फार्मूला इसके लिए भी डेल टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम होता है, और डेल टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए भी होता है, ठीक है। उसके बाद अभी अभी हमने ओस्मोटिक प्रेशर देखा, तो ओस्मोटिक प्रेशर के लिए मैं क्या कहूँ, तो ओस्मोटिक प्रेशर के लिए अभी अभी देखा था, क्या फॉर्मूला आया था, तो ओस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू होता है हमारे पास पाई इज इक्वल टू सी आर टी, जहाँ पाई क्या है ओस्मोटिक प्रेशर, सी क्या है कॉन्सेंट्रेशन यानी जिसकी वैल्यू मोल्स पर लीटर होती है, आर क्या है यहाँ पे गैस कांस्टेंट, और टी क्या है यहाँ पे टेम्परेचर, ठीक है। तो इस तरीके से ये चारों फार्मूलाज हम लोगों ने डिस्कस किए। एक इम्पोर्टेंट बात और कि ये चारों फार्मूलाज किसके लिए ईजिली एप्लीकेबल हैं, तो ये केवल नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए एप्लीकेबल हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए एप्लीकेबल हैं। क्यों? क्योंकि नॉन वोलेटाइल जब कोई सॉल्यूट होता है तो ना तो उसके अंदर एसोसिएशन होता है, ना तो उसके पार्टिकल्स लिक्विड के अंदर जाकर जुड़ते हैं, और ना ही उसके पार्टिकल्स लिक्विड के अंदर जाकर ब्रेक होते हैं, आयंस में ब्रेक होते हैं। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए ये फॉर्मूले डायरेक्ट अप्लाई होते हैं। लेकिन अगर हम कोई वोलेटाइल सॉल्यूट डालें तो क्या ये फॉर्मूले डायरेक्ट अप्लाई होंगे? तो ये फॉर्मूले अप्लाई तो कर लेंगे हम, लेकिन डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या होते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ग्लूकोज, यूरिया, ठीक है, शुगर, ये क्या होते हैं, ना तो ये लिक्विड के अंदर जाके एसोसिएशन करते और ना ही डिसोसिएशन करते। लेकिन अगर इसकी जगह मैं NaCl डाल दूं तो वो एक वोलेटाइल सॉल्यूट है। वोलेटाइल सॉल्यूट का मतलब वोलेटाइल तो नहीं है, लेकिन वो क्या होता है, वो एसोसिएट और डिसोसिएट होता है। और जब वो एसोसिएट और डिसोसिएट होगा तो ये फॉर्मूले उसके लिए डायरेक्ट अप्लाई नहीं किए जा सकते। तो क्या करना है, तो हम एक टर्म को और डिस्कस करते हैं, और वो टर्म होता है हमारे पास, एक फैक्टर और होता है जिसको हम बोलते हैं वेंट हॉफ फैक्टर। मीन्स अगर हमारे पास कोई ऐसा सॉल्यूट है जो पानी में जाके या किसी लिक्विड सब्सटेंस के में जाके एसोसिएशन करे, एसोसिएट हो, या फिर वो क्या जाके डिसोसिएट हो, यानी या तो जुड़े या फिर उसके पार्टिकल्स पानी में जाके टूटे। तो एसोसिएशन और डिसोसिएशन के केस में अगर कोई सॉल्यूट डाला है जो एसोसिएट और डिसोसिएट हो रहा है, तो उसके केस में हमें इन फॉर्मूलों के साथ एक फैक्टर की और मल्टीप्लाई करनी पड़ती है, और उसको बोला जाता है वेंट हॉफ फैक्टर, जिसको I से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। हालांकि अगर आप 2020 में ये वीडियो देख रहे हैं, यानी कोरोना टाइम पीरियड में देख रहे हैं, तो अभी वेंट हॉफ फैक्टर आपके सिलेबस से आउट हो गया है फिलहाल इस सेशन के लिए। लेकिन क्योंकि आपको इन फ्यूचर नीट के भी एग्ज़ाम देने होंगे, आपको इन फ्यूचर जेई के भी एग्ज़ाम देने होंगे, तो वहाँ पर आई की नीड पड़ेगी। तो हम इस आई को नेक्स्ट वीडियो में, यानी वेंट ऑफ फैक्टर को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, और तब हम देखेंगे कि कैसे एक डिसोसिएशन और एसोसिएशन के केस में आई फैक्टर इन फॉर्मूला के साथ ऐड होता है। चलिए मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।